नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मिक्स क्वेश्चंस लेकर आया हूं और इस वीडियो में आपके लिए बिहार स्टैटिक्स जीके का भी क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिया हूं। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते थे कि बिहार स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चंस इंक्लूड किया जाए, तो आज कर दिया हूँ। और ये वीडियो रोज रात 7 बजे अपलोड हो जाती है और कभी कभी लेट हो जाती है, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखना है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बिहार के एसटीएफ का क्या उद्देश्य है? आप लोग बहुत बार सुने होंगे, बिहार में कहीं कहीं कोई बड़ी या छोटी घटना भी हो जाती है तो एसटीएफ की टीम आ रही है, एसटीएफ की टीम आ रही है। ये क्या है एसटीएफ? इसका क्या उद्देश्य है? और हल्ला करने लगते हैं कि एसटीएफ की टीम आ रही है, भागो। क्यों भागेंगे हम? ये तो है नक्सली गतिविधियों का अंत करने के लिए गठित की गई है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार के एसटीएफ का मुख्य उद्देश्य नक्सली गतिविधियों का अंत करना है। तो हम क्यों भागेंगे? हम नक्सली थोड़े न हैं। एसटीएफ का पूरा नाम क्या होता है? स्पेशल टास्क फोर्स। एसटीएफ की स्थापना कब हुई? वर्ष 2000 में। और एक चीज मैंने आपको बताया था कि 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ था बिहार से, और एसटीएफ की स्थापना भी इसी वर्ष की गई थी, वर्ष 2000 में। तारीख नहीं है एग्जैक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, खेल गोपाल किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? खेल गोपाल, तो देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछता कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आप जो है बड़ा खुशी से आंसर कर देते कि असम होगा। तो ये नहीं पूछा जाता है, सबको पता हो गया है बिहू जो है असम का है। ध्यान रखना है, खेल गोपाल ये बहुत ज़्यादा फेमस है असम में, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का पूछा जाता है मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य, ये दोनों जो है अरुणाचल प्रदेश में है। असम में बहुत है, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे बिहू तो है ही, इनके अलावा खेल गोपाल हो जाएगा आपका। उसके बाद जो है आपका ये एक नट पूजा हो जाएगा। याद रखने के लिए ये सभी भी रख सकते हैं, काली गोपाल, बगरुम्बा, नागा नृत्य, तबली, चोंगली, कैनो, झुमरा, होगनई, ये 3 इंपॉर्टेंट है। बिहू, नट पूजा, खेल गोपाल, ठीक ना। और बिछुआ भी याद रख सकते हैं। गोवा का कौन कौन सा लोक नृत्य है? मंडी, झागोर, खोल और डाकनी। और मिजोरम का खानमत, पाखुपिला, चेरोकन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस? हाँ ठीक। नींबू के पीएच वैल्यू रस का कितना होता है? 2.5। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। इनके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि सिरका का पीएच वैल्यू कितना होता है? 3.0। टमाटर के रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? 4.1। और शुद्ध पानी जो हम लोग पीते हैं, इसका कितना होता है? 7.0। और चीनी का घोल, इसका भी 7.0 पीएच वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? घास के अध्ययन, देखिए यही क्वेश्चन डायरेक्ट इंग्लिश में कर देगा, मतलब इंग्लिश में लिख देगा, ये इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन हो जाएगा। तो वहां पे आपको ये हिंदी में भी पता रहेगा तो आसानी से कर दीजिएगा। जैसे कि वहां डायरेक्ट बोलेगा कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ ग्रास कॉल्ड, मतलब घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है। और इंग्लिश सेक्शन में अगर इस प्रश्न को पूछेगा तो आपको हिंदी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। घास के अध्ययन को एग्रोस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। इनके अलावा जो है एग्रोनॉमी, ये जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, एग्रोनॉमी किसका अध्ययन है? मृदा मतलब मिट्टी प्रबंधन, फसलों के पौधों के उत्पादन के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहते हैं। फार्माकोग्नोसी के किसका अध्ययन है? फार्माकोग्नोसी ये औषधीय, यानी कि औषधीय पौधा, दवा वाला पौधा के अध्ययन को कहते हैं। इनके अलावा डेंड्रोलॉजी, ये किसका अध्ययन है? ये है झाड़ियों और पेड़ों के अध्ययन को, ठीक ना। यही क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। वैसे सोच रहा हूं कि इंग्लिश का एक सीरीज शुरू कर दूं, देखते हैं कुछ दिन के बाद से। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? ये होगा आपका कतर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। देखिए, सबसे पहले फीफा फुटबॉल विश्व कप कब खेला गया था? वर्ष 1930 में। और सबसे पहली बार किसने मेजबान की थी?
तो ये था आपका उरुग्वे, एक देश का नाम है उरुग्वे। और पिछले मतलब इधर जो हुआ है 4 साल में होता है, ध्यान रखिएगा ये प्रत्येक 4 साल के अंतराल में होता है फीफा फुटबॉल विश्व कप। 2018 में रूस किया है और अगले 2022 में कतर करेगा, और ज़्यादा कम मतलब हाई करेगा क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा कठिन तो 2026 वाला पूछ लेगा। 26 में कौन करेगा फीफा फुटबॉल विश्व कप का मेजबानी? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, किस स्टेशन का नाम बदलकर प्रभा देवी स्टेशन कर दिया गया है? ये रेलवे स्टेशन की बात हो रही है। प्रभा देवी रेलवे स्टेशन किस स्टेशन का नाम बदल करके किया गया है? तो यह है आपका एल्फिंस्टन रोड स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए आप लोग तो ये काफी सुने होंगे, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का नाम बदलकर उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मुंबई के प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है इसके नाम में महाराज जोड़ दिया गया है, यानी कि अब इसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराज हो गया है। और इसी के साथ एक और मुंबई का है रेलवे स्टेशन है एल्फिंस्टन रोड स्टेशन, इसका भी नाम बदला गया था, लेकिन ये पर ध्यान नहीं दिया बहुत लोग। तो आपको ध्यान रखना है कि एल्फिंस्टन रोड स्टेशन का नाम बदलकर प्रभा देवी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, और दोनों रेलवे स्टेशन जो है मुंबई में है, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कोल इंडिया लिमिटेड काफी चर्चित है, कोल इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, वैसे भी याद रख सकते हैं कोल कोल कोल, ठीक ना, याद हो गया, कोल कोल कोलकाता, ठीक ना। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और इसकी स्थापना किसने की थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1975 के नवंबर में। और डायरेक्टर वर्तमान में कौन है? मैं 2021 का जनवरी तक की बात कर रहा हूं, प्रमोद अग्रवाल। इसके बाद बदलाव होगा तो अपडेट कर देंगे। अच्छा, एक प्रश्न यहां से यह पूछा जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक और महारत्न कंपनी कौन है? यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक का क्या नाम है? तो यही है आपका कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है ये आप बताइएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल की शोक नदी किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को, ठीक ना, ये पूछा हुआ प्रश्न है। बिहार का शोक नदी तो कोसी को कहते हैं, ये तो सबको पता है, बिहार में जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं बिहार पुलिस की। लेकिन पश्चिम बंगाल का पूछा जाता है, पश्चिम बंगाल की शोक नदी जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहां है? छोटा नागपुर। एक नागपुर है महाराष्ट्र में, ये वाला नागपुर नहीं, एक है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर आपके बिहार के एक जमाने के हिस्सा झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए तो क्या है? अशोक स्तंभ है, ठीक ना। अशोक स्तंभ का प्रमुख हिस्सा कहां पर आधारित है? यानी कि अशोक स्तंभ कहां से लिया गया है ये कह सकते हैं। अशोक स्तंभ का प्रमुख हिस्सा सारनाथ में है, ऑप्शन नंबर सी। सारनाथ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? समझ रहे हैं? यहाँ पे तो आपको 3 दिख रहा है ना, 1 2 3, ये पूछा हुआ है। तो अशोक स्तंभ में कुल मिलाकर 4 शेर हैं, ठीक ना। ये इसके पीछे भी तो होगा उधर, ठीक ना, 4 शेर हैं, ठीक ना। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार की आधिकारिक मुहर कौन है? तो यही है अशोक स्तंभ, ठीक ना, अशोक स्तंभ जो कि सारनाथ में है। क्वेश्चन नंबर 9, अक्टूबर 1989 में भागलपुर सांप्रदायिक संघर्षों की जांच के लिए जांच पैनल की अध्यक्षता किसने की थी? आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, भागलपुर में सांप्रदायिक हिंसा हुआ था, कब हुआ था? 1989 में। यह डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन अब आपको यह ध्यान रखना है कि 1989 भागलपुर सांप्रदायिक संघर्षों की जांच के लिए जांच पैनल की अध्यक्षता किसने तैयार की थी? जस्टिस एन सिंह होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और आपसे ये पूछा जा सकता है क्योंकि भागलपुर जो है स्मार्ट सिटी है इंडिया में, ठीक ना, और स्मार्ट सिटी काफ़ी फेमस मतलब होते हैं, ये डेवलप ज़्यादा करते हैं। भागलपुर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी। और सिल्क सिटी ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? यानी कि सिल्क सिटी बिहार का किसे कहा जाता है? भागलपुर के कहा जाता है। और इसी से सटा हुआ मुंगेर है, मुंगेर को योग नगरी कहा जाता है, और मुंगेर भी गंगा नदी के किनारे बसा है, ठीक ना। और मुंगेर किसने राजधानी बनाई थी अपनी? मतलब कल मैंने आपको बताया था ना, मीर कासिम ने बनाया था।
अपनी राजधानी मुंगेर को। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौजूद नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? विविधता होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ठीक ना। अच्छा, आपसे यह पूछा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए हैं? 3। कौन कौन? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और प्रस्तावना। और संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और प्रस्तावना कब जोड़ा गया? 1976 में। और 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां, ठीक ना। और डायरेक्ट प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और प्रस्तावना 1976 में जोड़ा गया था, यह कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, अंगूर। देखिए, ये एक तरह से रीजनिंग भी कह सकते हैं, ठीक ना। रीजनिंग का क्वेश्चन हो सकता है या फिर जीके का भी, क्योंकि अगर जीके आपको मतलब नॉलेज है तभी आप इसे रीजनिंग भी मान सकते हैं। जिस तरह से अंगूर वाटिका से संबंधित है, उसी प्रकार पक्षी किससे संबंधित है? देखिए, ये हिंदी में लिखा गया है तो आसानी से कर लीजिएगा, और जो लोग इंग्लिश मीडियम वाला होगा उसको चक्कर आने लगेगा, ठीक ना। अंगूर जो है, जिस तरह से अंगूर वाटिका में होता है, उसी तरह पक्षी कहाँ रहेगा? पक्षीशाला में, ऑप्शन नंबर सी। और पक्षीशाला को क्या कहते हैं? AVID कहते हैं, AVIARY ऐसे करके स्पेलिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 12, हरिसेन किस राजा के दरबारी कवि थे? हरिसेन। हरिसेन किस राजा के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के थे, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे, और ये यानी कि हरिसेन जो है 4वीं यानी कि 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और राजनीतिज्ञ और सरकार के मंत्री थे, ठीक ना, हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फलों के पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? आप लोग देखते होंगे कि आज केला को तोड़ा वृक्ष से यानी कि पेड़ से, और रात भर में देखते होंगे पक के तैयार। उसमें कौन सा गैस दे देते हैं जो इतना जल्दी पक जाता है? तो एथिलीन गैस दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, एथिलीन को फलों को पकाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, यानी कि फल को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। और एथिलीन इसका दूसरा नाम है एथेन, और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C2H4। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा पौधा मांसाहारी होता है? आप लोग ये सुना होगा कि आदमी मांसाहारी और शाकाहारी होता है, लेकिन एक पौधा भी है जो कि मांसाहारी होता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये पौधा जो है कीड़ा को खाता है, कीट वगैरह को, ठीक ना। यहाँ पे देख रहे हैं ना, कीड़ा को खाएगा ये। तो इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। ओके, इस चित्र में देख लीजिए, इस पौधा का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप, और ये जो है मांसाहारी पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। शाक युग के संस्थापक कौन थे? पिछले दिन मैंने आपको बताया था कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व में, 57 ईस्वी था शायद, हाँ 57 ईस्वी में। और शाक युग की शुरुआत कब हुई? किसने की? पहले देखिए यहाँ पे शाक युग की शुरुआत किसने की? कनिष्क ने की। कब की? 78 ईसा पूर्व में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार कब हुआ था? बिहार का एक जिला है जहानाबाद जेल नरसंहार कब हुआ था? 2005 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अच्छा, 2005 की किस रात को जहानाबाद थर्रा उठा था? तो तारीख थी 15 नवंबर 2005। ज्यादा कठिन करेगा तो तारीख पूछेगा, और 15 नवंबर आप ऐसे याद कर लीजिए ना, 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ है ना 2000 में, तो ठीक 5 वर्ष जो है 15 नवंबर 2005 को जहानाबाद जेल नरसंहार हुआ था। तो देखिए, 15 नवंबर 2005 की रात करीब 9 बजे 1000 नक्सलियों ने जहानाबाद जेल पर हमला कर दिया था, और रात के अंधेरे में गोलियों की तरतराहट और बमों के धमाके से पूरा जहानाबाद थर्रा उठा था। और आज जो है हम सुबह में एक वीडियो अपलोड किया था 50 क्वेश्चंस, ठीक ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने आपको बताया था
कि बिहार पुलिस में बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन हुआ है। मैंने पिछले कई वर्षों के पेपर देखने के बाद उस वीडियो को तैयार किया हूं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो मतलब वो वाला वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और उस वीडियो में जो है हम एक क्वेश्चन गलत कर दिए थे। 13 नंबर प्रश्न था। प्रश्न में ये था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो मैंने गलती से बता दिया था कि क्या बोलते हैं, धर्मपाल ने किया था, लेकिन ये गलत था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, ठीक ना। और धर्मपाल जो है, धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक ना। देख लीजिएगा उस वीडियो को। वैसे कमेंट बॉक्स में हम पिन कर दिए थे उसका सही जवाब, और उसका लिंक नीचे दिया गया है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। अगला 17 नंबर होगा। कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव को रोकता है? 2 बार जाति लिखा गया है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। प्रश्न ये पूछना चाहती है आपसे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव को रोकता है? अनुच्छेद 15 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 15 जो है संविधान का कहती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म या जाति या फिर लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। तो 15 काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 17 ये पूछा हुआ है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? वो अस्पृश्यता का उन्मूलन। और अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? खिताब के उन्मूलन से। खिताब मतलब आप किताब, बुक वाला किताब मत समझ लेना, ये खिताब मतलब उपाधि हुआ, ठीक ना। उपाधि का अंत होता है अनुच्छेद 18 के तहत। क्वेश्चन नंबर 18, किसे रक्त परिसंचरण का जनक कहा जाता है? रक्त परिसंचरण मतलब क्या? ब्लड जो सर्कुलेशन होता है, पंपिंग जो करता है, इसका जनक किसे माना जाता है? विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो देखिए, रक्त परिसंचरण जिसे इंग्लिश में कहते हैं, किधर गया भाई, ब्लड सर्कुलेशन मतलब पंपिंग, तो ये विलियम हार्वे जो है, नॉन मीन्स क्या होता है? जानना, ठीक ना। तो विलियम हार्वे को फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है, यानी कि परिसंचरण का जनक, रक्त परिसंचरण का जनक। अच्छा, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप के जनक किसे माना जाता है? आप लोग सुना होगा ब्लड ए बी पॉजिटिव, AB माइनस, O, ये सब सुने होंगे। इसका जनक किसे माना जाता है ब्लड ग्रुप के? लैंड स्टेनर का। पोलियो टीकाकरण के जनक किसे माना जाता है? जॉन साल्क का, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय प्रतीक है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न ये भी पूछा गया था एक बार कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसने दिया था? फ्रांस ने दिया था, दोस्ती बढ़ाने के लिए। और एक प्रश्न यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। कहाँ है? गुजरात में है। और गुजरात में कहाँ है? नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक ना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू की हाइट कितनी है? ऊंचाई 182 मीटर। और 182 मीटर आपको याद नहीं रहेगा तो आपको मैं एक बात बता देता हूं, बिहार में विधानसभा की सीट कितना है? 243 है ना। उसी तरह गुजरात में विधानसभा की सीट जो है 182 है, ठीक ना। इसलिए इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा या से रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव है? ट्रिक लगा लो 90% वाला। रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव इसमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि एक्सरे के उच्च विकिरण के कारण कैंसर का फोड़ा हो जाना, शरीर के ऊतक नष्ट हो जाना और दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा मार्शल आर्ट नृत्य भारत के पंजाब क्षेत्र से संबंधित है?
पंजाब क्षेत्र का मार्शल आर्ट नृत्य गटका है, ऑप्शन नंबर सी। इनके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि तमिलकाम का मतलब क्या हुआ? तमिलनाडु और केरल का मिला हुआ मार्शल आर्ट नृत्य कौन है? सिलंबम और कलारी पयाट्टम। और तमिलनाडु का स्पेशल है एक आदिथाडा, और मणिपुर का कौन है? हुयेन, लेगलोन और मुकना। सबसे इंपॉर्टेंट आपसे यही पूछा जाएगा गटका, क्योंकि ये फेमस है। और एक है भांगड़ा। भांगड़ा नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से ही है। और गटका यहाँ की मार्शल आर्ट नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर, इन विकल्पों में से बेजोड़ शब्द चुनिए। बेजोड़ का मतलब क्या कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसा है और एक ऑप्शन जो है अलग है, उस अलग वाला ऑप्शन को बताइए। सही जवाब ऑन्स होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑन्स क्यों होगा? तो देखिए इंच, सेंटीमीटर, यार्ड, ये सभी जो है लंबाई मापने की एक इकाई है, ठीक ना। लेकिन ये ऑन्स जो है, ऑन्स, ये ऑन्स वजन मापने की इकाई है। तो हो गया ना ये तीनों एक जैसा, और ऑन्स अलग, मतलब भीड़ से अलग है। सुने हैं ना कि भीड़ में तुम पहचानोगे कैसे, तो इसी तरह से पहचान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार के जमींदारों ने कौन सी प्राइवेट सेनाएं बनाई थी? बिहार के जमींदार मुख्यतः आरा के जगदीशपुर से संबंधित है। इतिहास में ज्यादातर नाम जगदीशपुर का आता है। तो बिहार के जमींदारों ने, वही ट्रिक लगा लेते तो आंसर सही हो पाते। तो देखिए बिहार के जमींदारों ने कुंवर सेना, ब्रह्मर्षि सेना, रणवीर सेना, ये सभी सेनाएं जो है प्राइवेट बनाई गई थी बिहार के जमींदारों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा इथेनॉल का प्रयोग है? ट्रिक लगा लो। इथेनॉल का प्रयोग किसमें किया जाता है? लॉक कर देते हैं, 1 करोड़ का सवाल है, सभी विकल्प सही, ऑप्शन डी। ट्रिक में बार बार यही बताना चाहता हूं कि 90 से 99% जो है ना, उपयुक्त सभी जो रहता है, उपयुक्त सभी मतलब इनमें से सभी, वो सही रहता है, ठीक ना। मैंने कई एग्जाम्स को देखा, तब ये बात आपको बता रहा हूँ, देख लेना ना सही होता है कि नहीं। इथेनॉल का उपयोग जो है मादक पेय में होता है, खांसी के सिरप में इस्तेमाल किया जाता है, और पेंट विनिर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल का और अन्य क्या नाम है? बहुत सारे नाम है। इथेनॉल को एथिल अल्कोहल कहा जाता है, ग्रेन बियर कहा जाता है, बियर पीने या फिर बस अल्कोहल कहा जाता है। अच्छा, इथेनॉल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा विटामिन दृष्टि से संबंधित है? दृष्टि मतलब क्या? विजन। विजन मतलब देखना, मतलब कह सकते हैं अंधापन वगैरह। तो विटामिन ए की कमी से जो है दृष्टि, मतलब इससे संबंधित है, मतलब विटामिन ए की कमी से अंधापन हो सकता है। विटामिन ए का दूसरा नाम, यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से अंधापन हो सकता है। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? गाजर में मिलता है, ठीक ना। और उसके बाद सब्जियां हो सकता है हरी, मछली, यकृत तेल, अंडा, दूध, पनीर, लेकिन सबसे ज़्यादा गाजर में मिलता है। ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। विटामिन डी की कमी से प्रमुख कौन सा बीमारी होती है? रिकेटस, ठीक ना। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? हेमोलिटिक एनीमिया। और हेमोलिटिक एनीमिया जो है लाल रक्त यानी कि ब्लड के कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल है। 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी एक प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न सॉल्व करने से पहले आपको बता देता हूं कि आप उस 50 क्वेश्चंस वाला वीडियो जरूर देख लीजिए जो कई बार पूछा हुआ है। वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में ऊपर में ही मिलेगा, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, ठीक ना। काफी रिपीट हुए हैं, तब मैं आपको बोल रहा हूं। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है। और आपको यही बताऊंगा कि वीडियो को क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पे
वीडियो को शेयर कीजिए। उसके बाद मैं आपको नहीं कहूँगा वीडियो को लाइक करना है कर दो, आपकी मर्जी है, शेयर जरूर करना, शेयर ही करना, ठीक ना। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करना या जो करना वो सब आपका ड्यूटी है, लेकिन शेयर करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आपको अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कोई प्रॉफिट होगा तब, ठीक ना। और सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक। और इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पे लिखिएगा डेली स्टडी, और वहां पे देखिए बहुत जाली चैनल भी बना दिया गया है, इसलिए आप जो है लिंक के जरिए ज्वाइन कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम के, वहीं पे आपको मिल जाएगा डेली स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। वहां पे आपको सारा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा, कोई चार्ज नहीं आपसे लिया जाएगा, उसके बदले में आप वीडियो को शेयर करना है और कुछ नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तब तक पढ़ते रहिए, देखते रहिए डेली स्टडी। बड़ों को नमस्ते, छोटे को प्यार, छोटी सी जिंदगी में खुश रहो यार। वैसे आज मैंने ये बातें कह दी, कोई दिक्कत